स्पार्क की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा रतन सिंह। उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा 2 चैप्टर, उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले पढ़ा मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था। उसमें सबसे पहले आया था भुइल वंश। भुइल वंश में आया था, कौन कौन सा राजा हमने पढ़ लिया। एक तो बप्पा रावल आ गया, एक उसके बाद में राजा अल्लट पढ़ लिया, तीसरा राजा हमने पढ़ लिया जेतर सिंह। जेतर सिंह हमने अभी तक 3 राजा पढ़ लिए, बप्पा रावल, अल्लट और जेतर सिंह। इससे पहले हमने पढ़ लिया भूल वंश की क्या क्या, किस किस इतिहासकार ने क्या क्या थ्योरी दी। एरिस्टोटल बताता है कि शिलादित्य राजा था गुजरात का, और उसकी रानी थी पुष्पावती। वो मेवाड़ में पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए आई हुई थी। तो उनको कोई ब्राह्मण बताता है कि इस प्रकार आपके राजा ने साका कर लिया और सब खत्म हो गए, आपकी जो रानी थी उन्होंने भी जौहर कर लिया। तो उस पर इस प्रकार ब्राह्मण उनको समझाते हैं कि आप सती नहीं करना। उन्होंने बोला कि मैं सती करूंगी, मैं सती होंगी। तो उनको समझाया कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए सती नहीं कर सकती। उस प्रकार उसके बाद में जो उसको बच्चा हुआ, उसको गुफा में रखा गया, क्योंकि उसको दुश्मन का डर था। अगर दुश्मन ने अटैक कर दिया तो उसको हम ब्राह्मण को कैसे बचाएंगे। उसके बाद जैसे बच्चा हो गया तो वो उनकी रानी पुष्पावती है, वो अपने आप को आग में सौंप देती है। इस प्रकार इनके बारे में बताते हैं कि इसको गुफा में रखा इनके बच्चे को, तो गुफा से उनका नाम गोहादित्य पड़ गया। गोहादित्य का अपभ्रंश होते होते भूल पड़ गया। दूसरा जो अपना कवि है अबुल फजल बताता है कि जो भूल वंश है वो नो शेरवा खा ईरान का एक राजा था, उसका वंशज है। इस प्रकार कवि अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग थ्योरी देते हैं। ठीक है। बाद में उसके बाद में हमने बप्पा रावल शुरू किया। बप्पा रावल जी के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर अटैक करता है और 734 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता है, और जो हरित ऋषि था वो राटासन देवी का भक्त था, लेकिन एकलिंग जी के आशीर्वाद से, एकलिंग जी का भी भक्त था, तो एकलिंग जी के आशीर्वाद से हरित ऋषि बप्पा रावल को चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए बोलता है और चित्तौड़ हासिल कर लेता है। उसके बाद में बप्पा रावल कहाँ रहता था, नागदा में। तो नागदा में राजा बनने के बाद में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। जिस टाइम बप्पा रावल अटैक किया था तो चित्तौड़ में कौन था, मान मौर्य राजा था, मतलब मौर्य वंश वाली वो चल रही थी। तो बप्पा रावल राजा बन गया, एकलिंग जी का मंदिर भी बना दिया। उसके बाद बप्पा रावल के बारे में बताते हैं कि बप्पा रावल मेवाड़ का एक ऐसा राजा था जो दुश्मन को मारते मारते उसके देश तक जाता है, और चूंकि बीच में पाकिस्तान होते हुए दुश्मन को अफगानिस्तान में जाके मारता है, गजनी में। गजनी का राजा सलीम था, उसको मारता है। क्योंकि पाकिस्तान से होता हुआ जाएगा, पाकिस्तान से होता हुआ जाएगा तो कहीं रुकेगा। तो बप्पा रावल कहीं रुका था, तो धीरे धीरे वहां सैनिक रह रहे थे। तो गांव बस गया, तो उसका नाम रावल, बप्पा के नाम से रावल पिंडी पड़ गया। पंजाब में गांव को पिंड बोलते हैं। इस प्रकार बप्पा रावल का रावल पिंडी। फिर जो सीवी वेद जो इतिहासकार था, उन्होंने बताया कि सीवी वेद इतिहासकार था, उन्होंने बताया कि बप्पा रावल का क्या है, चार्ल्स मार्टेल है। चार्ल्स मार्टेल का मतलब क्या है, यूरोप में यूरोप में एक यूरोप का एक सेनापति है जो मुस्लिमों को भगा भगा के मारा था। और इस तरफ आप कंपेयर करो, बप्पा रावल इधर हमारे इंडिया में भगा भगा के मारा था, इसलिए इनका तुलना उनसे किया गया। फिर इन बप्पा रावल की उपाधि हमने पढ़ी कि हिंदू सूर्य है, कि हिंदू को अंधकार से दूर करने वाला राजा कौन सा, बप्पा रावल, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम का अटैक हो रहा था। दूसरा आ गया राजगुरु, कि बप्पा रावल किस प्रकार राजा बनता है, इस प्रकार मैं राजा कैसे बनना है मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो बप्पा रावल हो गया राजगुरु। तीसरा हो गया बप्पा रावल चकवे। चकवे का मतलब है चारों दिशाओं में जीतने वाला। तो बप्पा रावल गजनी तक जाता है। इसके बारे में तो और भी कई देश के बारे में बताते हैं कि कई देशों तक बप्पा रावल गया था। तो इस तरफ चारों तरफ बप्पा रावल जीत रहा था, इसलिए इनकी उपाधि ये है। उसके बाद में हम अगला राजा पढ़ते हैं अलट।
अलट में हमें एक सारणेश्वर प्रशस्ति मिलती है, एक मिलता है आठपुर का अभिलेख। सारणेश्वर जो प्रशस्ति है उसमें हमें पता चलता है कि जो एक शंकर भगवान का मंदिर है, पहले ये पता चलता है कि ये शंकर भगवान एकलिंग मंदिर का अभिलेख है, लेकिन बाद में इसके बारे में पता चलता है, ये प्रशस्ति अच्छे से पढ़ा जाता है तो ये वराह मंदिर की प्रशस्ति थी। वराह मंदिर की प्रशस्ति थी जिसने अलट ने बनाया था, और उसमें ये भी उनके मंत्रियों के नाम तकात भी आए थे, जैसे उनके पद के नाम मैं बताऊंगा, अक्षपटलिका, बांदीपति, विस्कांति राज हो गया, अमात्य हो गया। इस प्रकार उनके मंत्रियों के पद और मंत्रियों के नाम भी उसमें थे। और जो वराह मंदिर बना था राजधानी में, उसका उसमें जो जिसने दान दिया, जिनको गोष्ठिका बोलते हैं, उनके नाम भी उसमें थे। और एक चीज और पता चलता है कि जो सारणेश्वर प्रशस्ति में पता चलता है कि इनकी माताजी का नाम क्या है, माँ लक्ष्मी है, बेटा का नाम नरवाहन है। बाद में अलट में दूसरा हम पढ़ते हैं कि सारणेश्वर प्रशस्ति हो गया, उसके बाद में आठपुर का अभिलेख पढ़ते हैं। आठपुर का अभिलेख से हमें पता चलता है कि 977 से शक्ति कुमार से लेके गुहिल से लेके शक्ति कुमार तक हमें अपने मेवाड़ के सभी राजाओं के बारे में पता चलता है। और इसमें पता चलता है कि जो अलट की माताजी वो अलट की माताजी राष्ट्रकूट वंश की है। दूसरा इसके बारे में पता चलता है कि इनकी पत्नी का नाम हरिया देवी था, जिन्होंने हरसपुर गांव बसाया। जो हरिया देवी थी, जो अलट की पत्नी, वो हूण की राजकुमारी थी। हूण मतलब जो मध्य एशिया से आई हुई है जनजाति, उसमें से। तो इसके बारे में ऐसे भी बोल सकते हैं था जो विदेशी बहू लेके आया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं राजा जैतर सिंह। जैतर सिंह के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि इनका जो कार्यकाल था, या जो मेवाड़ का स्वर्णकाल इनके बारे में बोले जाता है, क्योंकि दिल्ली के इल्तुतमिश को हमारा मेवाड़ का राजा जैतर सिंह बुरी तरह हराता है। उसके बाद में ये राजधानी जैतर सिंह राजधानी नागदा से चेंज करके कहाँ कर देता है, चित्तौड़ कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश की लौटती हुई आर्मी थी, वो नागदा को लूट के लेके चली जाती है। तो जैतर सिंह को समझ में आ जाता है कि अगर राजधानी को प्लेन में रखेंगे तो आसानी से दुश्मन लूट के लेके चले जाएंगे, तो राजधानी कहाँ कर दी, चित्तौड़ कर दी। फिर इनके बारे में बताया जाता है कि ये दिल्ली के बराबर टक्कर देने वाला और बलवान राजा था। इनके बारे में सभी इतिहासकार प्रशंसा करते हैं। दूसरा चीज, तो जैतर सिंह था, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इसमें एक जय सिंह सूरी था गुजरात का, उसने बताया कि पुस्तक लिखा, उसमें हमीर मद मर्दन पुस्तक लिखी, उसमें यानी अमीर मद यानी घमंड, मर्दन यानी टूट गया, कि इल्तुतमिश का घमंड टूट गया। अब अमीर मद मर्दन पुस्तक में जयसिंह सूरी लिखता है कि वीर धवल राजा गुजरात का, धौलका रियासत का वीर धवल राजा था। तो शुरू में वीर धवल राजा था, शुरू में तो इल्तुतमिश की आर्मी जीत रही थी और जैतर सिंह की आर्मी हार रही थी। तो किसी ने बोला कि वीर धवल आ गया, तो इस प्रकार वीर धवल के नाम से जो इल्तुतमिश की सेना थी वो युद्ध छोड़ के चली गई, हार के भाग गई थी। लेकिन और जयसिंह सूरी के बारे में पता चलता है कि जयसिंह सूरी अपने राजा की प्रशंसा इस प्रकार करवाता है, क्योंकि जो वस्तुपाल और तेजपाल, जो वीर धवल राजा था धौलका का, तो उसके दो मंत्री थे, कौन, वस्तुपाल और तेजपाल, वो इनको चंदा देते थे जयसिंह सूरी को, वो अपनी राजा की प्रशंसा करवाते थे। इस प्रकार इसका पता चलता है। इसका पता कैसे चलता है कि हमें एक चीरवा का अभिलेख मिला, उसमें पता चला कि वहां तो वीर धवल नाम का कोई राजा नहीं आया। इल्तुतमिश को राजा जैतर सिंह अपने बल और बूते पे हराता है, कोई वहां वीर धवल नहीं आया। इस प्रकार इस बात की पुष्टि जो जयसिंह सूरी वाली पुस्तक लिखी, उसकी पुष्टि इस प्रकार चीरवा अभिलेख से होता है। अभी हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम अगला राजा पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। अगला राजा कौन सा पढ़ेंगे, रावल रतन सिंह। तो सबसे पहले कोई भी राजा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मेन जो पॉइंट क्या क्या है, मेन टॉपिक क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो रावल रतन सिंह है, 1302 से 1303 इसका कार्यकाल है। उसके बाद में इसका मेन जो टॉपिक है, पॉइंट है, कि अलाउद्दीन खिलजी है जो रावल रतन सिंह पर अटैक करता है। कब, 1303
में 1303 में अटैक करता है चित्तौड़ पर राहुल रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है तो उसका पहले तो कारण हो गया, हम कारण जानेंगे कि क्या क्या रीजन से उसने अटैक किया था। उसके बाद में परिणाम हम उसके बाद में पढ़ेंगे, कारण और परिणाम। कारण और परिणाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने राहुल रतन सिंह के ऊपर अटैक क्यों किया था। कारण में सबसे पहले आ गया इंपरलिस्टिक, दूसरा आ गया स्ट्रैटेजिक और तो हम कारण सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इंपरलिस्टिक का मतलब हो गया साम्राज्यवादी नीति थी, इंपरलिस्टिक पॉलिसी। साम्राज्यवादी पॉलिसी। दूसरा स्ट्रैटेजिक और दूसरा हो गया स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक यानी सामरिक। सामरिक और व्यापारिक नीति। तीसरा आ गया समर सिंह, जो रावल रतन सिंह के फादर थे, ये भी रीजन है। चौथा आ गया इन्फ्लुएंस, प्रभाव लिख सकते हो आप। पांचवा आ गया पद्मिनी। पांच कारण मैं बता रहा हूं जो अलाउद्दीन खिलजी राव रतन सिंह के ऊपर अटैक करता है उसका। सबसे पहले आ गया इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति। दो नंबर का आ गया अपना स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक, सामरिक और व्यापारिक नीति। तीन नंबर आ गया समर सिंह, जो राव रतन सिंह के फादर थे। चार नंबर आ गया इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, मेवाड़ का, चित्तौड़ का क्या क्या प्रभाव रहा उस रीजन से। पांचवा आ गया पद्मिनी, इसके बारे में मैं लंबा चौड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति क्या होती है। साम्राज्यवादी नीति में होता है कि कोई भी राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा ताकि उसका राज्य आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर राज्य बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार अगर आपको मेंस में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कोई भी राज्य का कोई राजा दूसरे राज्य पे अटैक कर रहा है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, तो सबसे पहले आप मेंस में या इंटरव्यू में ये बता सकते हो कि वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अटैक कर रहा होगा। अब दूसरा आ गया स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक। स्ट्रेटेजिक में आएगा क्या कि जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ क्या खुले जगह पे है नहीं, वो पहाड़ पे बना हुआ है, वहां पे दुश्मन आसानी से नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज, चित्तौड़ में जो अंदर चित्तौड़ बहुत बड़ा था, चित्तौड़ का किला, उसके अंदर हर तरह के स्रोत थे, हर तरह के स्रोत थे, जैसे जलाशय हो गया, एग्रीकल्चर से संबंधित सभी स्रोत उसके अंदर चित्तौड़ के अंदर ही था। अगर युद्ध भी हो गया, लंबा चल गया, गहरा, किसी ने लंबा गहरा डाल दिया, तो भी अंदर रह के अपना खेती करके अपने आप को बचा सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसको किसका डर है कि कोई आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ चाहिए, ऐसा जो गिरा हुआ जो पहाड़ी पे है ऐसा चित्तौड़ चाहिए। तो उस टाइम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या है, दिल्ली जो मंगोल अटैक कर रहे थे वो दिल्ली तक आ गए थे, दिल्ली के आसपास आ गए थे। सिर्फ दिल्ली ही छोड़ा था उन्होंने, आसपास का एरिया में भी मंगोल आ गया था। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को डर था कि अगर मंगोल अंदर आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, अगर गलती से मंगोल ने अटैक कर दिया तो हमारे को एक ऐसा जगह होना चाहिए ताकि हम अपने आप को
बचा सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा जो सामरिक महत्व में मैं दूसरा मैं बताऊंगा कि जैसे दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर गुजरात और कहा, गुजरात और मालवा में अगर अलाउद्दीन खिलजी को अगर गुजरात और मालवा में कंट्रोल करना है तो कहां बैठना पड़ेगा? चित्तौड़ में बैठना पड़ेगा। कहां बैठना पड़ेगा? चित्तौड़ में। क्यों बैठना पड़ेगा? कि अगर अलाउद्दीन खिलजी गुजरात और मालवा जाएगा तो कहां से होता हुआ जाना पड़ेगा? चित्तौड़ से होता हुआ जाना पड़ेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से गुजरात और मालवा को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये अलाउद्दीन खिलजी जाएगा, फिर एक बार जाएगा गुजरात और मालवा में लूट मार के आ जाएगा। गुजरात और मालवा से अलाउद्दीन खिलजी चला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे, भाई ये अभी उस टाइम में क्या कम्युनिकेशन इतना ज्यादा था नहीं कि ये तो चला जाएगा दिल्ली से इतना ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, हम एक बार जो लूट लाट के ले जाएगा वो ले जाने दो, उसके बाद हम कहीं टैक्स वुक्स नहीं देंगे। तो इसका रीजन एक ये भी है कि गुजरात और मालवा को कंट्रोल करने के लिए भी वो चित्तौड़ को जीतना चाहेगा, क्योंकि चित्तौड़ से आराम से अपना एक बंदा भेज देगा और वहां से चित्तौड़ से मालवा और गुजरात आसानी से कंट्रोल हो सकता है। अगला हम देखेंगे जो व्यापारिक महत्व में मैं बताऊंगा जो गुजरात और मालवा की दो जगह है। मालवा एमपी में है। मालवा एक ऐसा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र है जहां पे बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी मालवा को अपने राज्य में मिलाना चाहता है, क्योंकि मालवा में अच्छी खेती होती है, अच्छा टैक्स आएगा तो जो उसका राज्य है वो दिल्ली है और भी मजबूत होगा। तो गुजरात में मालवा में क्या होता है? सबसे बढ़िया खेती होता है जो एमपी में पड़ता है। दूसरे हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात पोर्ट वाला एरिया था। पोर्ट वाला एरिया जहाँ पे क्या है, अरबी ट्रेडर थे। तो अरबी ट्रेडर क्या करते थे? वहीं से व्यापार करते थे। अगर गुजरात में गुजरात अगर हमारा होगा, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है हमारा होगा, तो हम जो अरबी ट्रेडर है उनसे अच्छे से बातचीत करेंगे, अच्छे से अपना व्यापार सेटल करेंगे। तो दूसरी बात, उस टाइम क्या है, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम का माना जाता है कि जो अरबी घोड़ा होता था, जो अरबी नस्ल का घोड़ा होता था, वो सबसे अच्छा माना जाता था। अगर हम गुजरात में हमारा कब्जा होगा तो आसानी से अरबी घोड़े हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुजरात और मालवा का महत्व इस प्रकार मैं बताया कि गुजरात में भाई अरबियों से ट्रेड आसानी से हो सकता है, मालवा में खेती के कारण टैक्स ज्यादा आएगा तो अपना राज्य और भी मजबूत होता जाएगा। ये अपना हो गया स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक व्यापार। अब तीसरा आ गया समर सिंह। ये समर सिंह क्या है? समर सिंह रतन सिंह के फादर है। 1299 की बात है। 1299 की बात है। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कहां जा रहा था? गुजरात अटैक करने के लिए जा रहा था। तो बात ऐसे हुई कि गुजरात अटैक करने जा रहा है तो जाएगा कहां से? चित्तौड़ से होता हुआ जाएगा। अगर चित्तौड़ से होता हुआ जाएगा तो समर सिंह बोला कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और फिर ही आप जा सकते हो गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है स्टाफ तो चला लो, राजा कम से कम स्टाफ तो चला लो। बोला स्टाफ कुछ नहीं चलेगा, आपको देना ही होगा, टैक्स दे के ही आप इधर से जा सकते हो। तो उस टाइम का क्या है, अटैक करने जा रहे थे। बोला किस लिए छोटी मोटी लड़ाई यहाँ करें, हम चल देते हैं गुजरात। तो उस टाइम टैक्स दे देता है और समर सिंह भी बाद में भूल जाता है। लेकिन एक दिन क्या ऐसे दरबार लगा होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो दरबारी बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात करके हंस रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं हाँ भाई क्यों हंस रहे हो? बोले क्या वजह है? बोला ऐसे ही कोई पुरानी बात है। अरे नहीं बताओ क्या बात हुई? बोला नहीं कोई पुरानी बात थी वो याद आ गई थी। बोला नहीं बताओ क्या हुआ, मेरे को बता दो। तो वो बताते हैं कि वो बोला मेवाड़ वाला राजा समर सिंह। बोला समर सिंह क्या? बोला वो चित्तौड़ वाला मेवाड़ वाला राजा। बोला उसका क्या हुआ? बोला वो टैक्स लिया था। तो बोला क्या हो गया टैक्स लिया था? अलाउद्दीन खिलजी को तो दरबारी थे, वो ताना मार रहे थे, हंस रहे थे। और तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरा लगा। और अब अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, प्रतिष्ठा का सवाल आ गया कि मैं अब तो चित्तौड़ को लेके ही रहूंगा। तो समर सिंह की इस प्रकार कहानी में बता दिया कि
गुजरात जा रहा था उस टाइम समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया। अब अगला आ गया इन्फ्लुएंस। अब देखो दिल्ली, दिल्ली वाली से उड़ते हुए पंगे ले रहे हैं, जाते जाते पंगे ले रहे हैं, अच्छे अच्छे पंगे ले रहे हैं, तो होगा ही, युद्ध तो होगा ही। दूसरा इन्फ्लुएंस प्रभाव, और क्या प्रभाव था, जो जेतर सिंह, इससे पहले रतन सिंह से पहले राजा था तो जेतर सिंह था। तो जेतर सिंह दिल्ली में उस टाइम कौन था, इल्तुतमिश, उसको हरा दिया था। तो इन्फ्लुएंस क्या, चित्तौड़ का बढ़ रहा था, मेवाड़ का बढ़ रहा था, ये भी रीजन है। पांचवा रीजन पद्मिनी। अब पद्मिनी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये एक कविता है, वैसे तो इतिहासकारों ने क्या हुआ कि इस जो कविता थी उसी को इतिहासकारों ने इतिहास मानना शुरू कर दिया। पद्मिनी के बारे में बताते हैं कि ये बहुत सुंदर थी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पद्मिनी इतनी सुंदर थी, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी चाहिए थी, इसलिए अटैक किया। अब पद्मिनी, इसके बारे में हम आगे पढ़ाऊंगा। अगला मैं पद्मिनी के बारे में बता रहा हूँ। पद्मिनी सिहल द्वीप, जो आजकल श्रीलंका में पड़ता है, सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिताजी गंधर्वसेन थे और माताजी चंपावती थी। पद्मिनी के बारे में बताते हैं कि ये बहुत सुंदर थी, जब ये पानी पीती थी तो तब भी गले से पानी दिखाई देता था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई हीरामन नाम का तोता था। कौन, हीरामन नाम का तोता था। वो कहाँ आ गया, चित्तौड़ में आ गया रतन सिंह के पास में। रतन सिंह को आके बोलता है कि जो राजकुमारी पद्मिनी है बहुत सुंदर है, जब पानी पीती है तो गले से पानी दिखाई देता। इस प्रकार वर्णन करता है कि रतन सिंह उत्सुक हो जाता है, बोला मैं उसी से शादी करूंगा। तो रतन सिंह वहां से चला जाता है और 5-7 महीने निकाल देता है वहीं, कहाँ पे, सियल द्वीप में। लेकिन वो राजकुमारी नहीं मिल पाता, राजकुमारी से वो नहीं मिल पाता है। लेकिन आखिर में जब पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में वो साधु का वेश बना लेता है। उसके बाद में एक बार क्या है, राजा गंधर्वसेन इस प्रकार उनसे मिल जाता है। तो बोला, उनको बोलता है कि रतन सिंह को कि आप कोई साधु की तरह तो लगते नहीं हो, साधु का वेश आप लगा रखे हो, तो क्या रीजन इसका। तो रतन सिंह बताता है कि इसका रीजन तो आपके महलों में ही है। बोला, मैं इस प्रकार मेवाड़ का राजा हूँ, इधर जो पद्मिनी राजकुमारी है उनसे मैं शादी करना चाहते हो। अब भाई चित्तौड़ का है, चित्तौड़ का राजा है, उससे शादी करने के लिए मना करने की औकात है, नहीं है, क्योंकि मेवाड़ मेवाड़ एक शक्तिशाली राजा उस टाइम में था। तो इस प्रकार शादी करके रावल रतन सिंह पद्मिनी से अपने राज्य में आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि राघव चेतन नाम का एक दरबारी रहता है। किस, हुआ क्या कि जो रावल रतन सिंह है, इनके दरबार में एक विद्वान था, दरबारी विद्वान था। कौन, राघव चेतन। राघव चेतन गलती से एक बार जो रानी थी रावल रतन सिंह की, पद्मिनी, उनको गलती से देख लेता है। गलती से देख लेता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद में जब वो होश में आया तो रावल रतन सिंह अपने पास बुलाया और उनको बोला कि आप इस प्रकार दूसरी पत्नी को आपने देखा है, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ने बोला बोला ये तो गलती हो गई, मैंने गलती से देख लिया ऐसे करके। लेकिन नहीं, राहुल जो राहुल रतन सिंह था, रतन सिंह राजा था, उसने राघव चेतन को क्या दे दिया, देश निकाला दे दिया। तो राघव चेतन मेवाड़ छोड़ के चला गया। अब कहाँ जाएगा राघव चेतन, भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो राघव चेतन कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास राघव चेतन चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को बताता है और पद्मिनी की सुंदरता का वो वर्णन करना शुरू कर देता है कि गले से पानी दिखता है, इतनी सुंदर है, नक्शा इतना सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत उत्सुक हो गया कि मैं भी पद्मिनी से मिलूं।
तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ के चारों तरफ घेरा कर दिया और घेरा डाल के वहीं बैठ गए। जब इतना लंबा घेरा डाल दिया तो अंदर तो पूरी सुविधा है, अंदर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं हम, जलाशय वगैरह की पूरी सुविधाएं हैं। तो उसके बाद में मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया कि मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। तो संधि करने के लिए तैयार है, तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के पास में संधि करने के लिए चले गए। तो वहां सबसे पहले जाते बोला कि मैं पद्मिनी को देखूंगा। तो पद्मिनी को, अब ताला बना हुआ था, उधर जो ऊपर मिरर लगा हुआ था, तो इस प्रकार अच्छा लगता है अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी को देख के। तो रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। तो रतन सिंह जी बोलते हैं कि ये कोई वस्तु नहीं है कि एक बार इसको दे दिया, एक बार उसको दे दिया, एक बार उसको दे दिया, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी पत्नी है। उसके बाद क्या हो गया, संधि तो हो जाती है। संधि करके जैसे ही रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को बाहर छोड़ने जाता है, अब भाई रतन सिंह को तो ऐसा ही लगा कि अब संधि हो गई तो कोई धोखाबाजी होगी नहीं, लेकिन सी ऑफ करने गया जैसे रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी उधर से ही उनको उठा के ले गया, कैद करके ले गया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी मैसेज भिजवाता है। क्या मैसेज भिजवाता है कि अगर आपको रावल रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को यहाँ भेज दो और रावल रतन सिंह आप ले जाओ। अब ये मैसेज भिजवाता है, और तो जैसे ही ये मैसेज पद्मिनी को पता चलता है, तो पद्मिनी मैसेज भिजवाती है किसको, पद्मिनी मैसेज भिजवाती है गोरा और बादल। गोरा कौन है, गोरा पद्मिनी का चाचा है, बादल क्या है, भतीजा है। पद्मिनी गोरा बादल को मैसेज भिजवाता है, मैसेज भिजवाती है और उनको चित्तौड़ बुलाती है। उसके बाद में गोरा और बादल को पद्मिनी बताती है कि इस प्रकार रावल रतन सिंह को उन्होंने कैद कर लिया और इस प्रकार इन्होंने मैसेज भेजा है कि आप पद्मिनी को भेजो और हम रावल रतन सिंह को भेज देंगे। तो बाद में क्या होता है कि गोरा और बादल और पद्मिनी पद्मिनी तीनों रणनीति बनाते हैं। पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही युद्ध नीति में निपुण थी। तीनों ने युद्ध नीति बनाई और अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भेजा कि हम तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो शर्तें क्या है उसमें, शर्तें उसमें लिखा गया, मैसेज में लिखा गया कि जो पद्मिनी आएगी वो दासियों के साथ आएगी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया, ठीक है दासियों के साथ आएगी। तो इन्होंने क्या किया, पद्मिनी सबसे आगे पालकी में बैठा दिया गया पद्मिनी को, लेकिन पद्मिनी के पीछे दो पालकियां थी, उनमें किनको बैठा दिया गया, शस्त्र के साथ में सैनिक को शस्त्र के साथ में सैनिक को बिठा दिया गया। अब भाई शस्त्र के साथ में सैनिक को बिठा दिया गया और ये पालकियां चली गई कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में जैसे महल में पहुंचने वाली थी तो उन्होंने मैसेज भिजवाया जो पद्मिनी थी कि मैं लास्ट बार रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोला ठीक है एक बार मिल लो। तो भाई पद्मिनी के साथ में तो सैनिक भी है, तो जैसे ही रावल रतन सिंह के पास में पहुंचते हैं पद्मिनी उनको बताती है इस प्रकार हम सैनिक लाए हैं। तो उसी टाइम एक्शन लेके और रावल रतन सिंह, पद्मिनी और उनकी सेना आसपास में जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक वगैरह खड़े थे उनको काट पीट के अपने राज्य की तरफ निकल गए। अब जैसे उनको पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अपनी एक सेना है उसको एक्टिव मूड में करते हैं, अपनी सेना को एक्टिव करते हैं। तब तक गोरा और बादल वही अपनी सेना लेके वही खड़े थे, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक कर दिया। फिर होता क्या है, गोरा जो चाचा है पद्मिनी का वो तो वहीं शहीद हो जाता है और जो बादल है वो बच जाता है, तो अपने राज्य मेवाड़ में जो अपने वापस आ जाते हैं। भाई पद्मिनी रावल रतन सिंह को युद्ध नीति अपनी से वापस ले गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरा लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि इन्होंने फिर से घेरा डाल दिया। इस बार क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने लंबा घेरा डाल दिया। अब लंबा घेरा डालोगे तो आप चाहे अंदर कितने सोर्स ले लो, कितने जलाशय बना लो, कितने ही एग्रीकल्चर वाले संसाधन अपना लो, लेकिन आखिरकार कितना लंबा कोई भी स्टोर कितना लंबा चल सकता है। आखिरकार जब रावल रतन सिंह को
ऐसा लगा कि अब हमारे को युद्ध करना ही पड़ेगा। अब हमारे को जो गेट है उसको खोलना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे राजस्थान में एक टर्म आता है साका। क्या आता है? साका। उसके बारे में बताऊंगा मैं। अब ये साका क्या होता है आप लोग ये पूछोगे, बताऊंगा अभी। सबसे पहले राजस्थान में एक टर्म आता है साका। साका कब किया जाता है? राजस्थान में साका कब किया जाता है? जब दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा हो और अपनी संख्या, अपने सैनिकों की संख्या बहुत ही कम हो। जैसे दुश्मन की संख्या 50,000 हो, हमारी संख्या 5,000 हो, उस टाइम में साका किया जाता है। अब साका में दो चीज आती है, एक तो जोहर आता है, एक आता है केसरिया। शाखा में दो चीज आती है, एक तो जौहर आता है, एक केसरी आता है। केसरिया कौन करते हैं? जो राजा और सेनापति या सैनिक। और जौहर कौन करती है? रानी और प्लस वहां की जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं करती है कुल मिला के बात। और ये कौन करता है? सैनिक करता है। तो जौहर कौन करती है? रानी पद्मिनी और कौन करता है? प्लस 1600 रानी। केसरिया कौन करता है? रतन सिंह प्लस बादल सेना। जौहर करती है पद्मिनी प्लस 1600 महिलाएं। केसरिया करता है रतन सिंह और बादल प्लस सेना। गोरा के बारे में बताते हैं कि उस टाइम में जब रतन सिंह को वहां से लाते हैं उस टाइम में गोरा शहीद हो जाता है और बादल उनका भतीजा बचता है, वो इस यहाँ साका करता है। राहुल रतन सिंह क्या करेगा? साका करेगा, क्योंकि दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, रिसोर्स सब खत्म हो गया, अंदर स्टोर कुछ नहीं बता। तो 25 अगस्त 1303 ये चित्तौड़ का पहला साका है। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 25 अगस्त 1303 को। जो रानी पद्मिनी, अब ये जौहर में क्या होता है? जौहर में जो रानी प्लस जो महिलाएं होती है वो अपने आप को आग में सौंप देती है। और केसरिया क्या होता है? केसरिया कलर के कपड़े पहन के हमारा राजा और सैनिक लड़ता है। से युद्ध जीत गया तो हमारे परिवार के साथ बदसलूकी करेगा, ये वाला डर भी खत्म हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक ही टारगेट रहता है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा काटो। जब भाई इधर अलाउद्दीन खिलजी की फौज बहुत ज्यादा थी तो काट के अंदर घुसेगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी अंदर घुसा तो सबसे पहले पद्मिनी को देखने की इच्छा जताता है कि सबसे पहले मैं पद्मिनी को देखूं। लेकिन जैसे ही अंदर गया तो उनको सिर्फ राख ही राख मिलती है, राख के अलावा कुछ नहीं मिलती। जौहर की राख ही राख मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। उसके बाद में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बौखलाया हुआ था, पद्मिनी उनको मिली नहीं, बहुत बौखलाया हुआ था। तो इन्होंने क्या है कि 30,000 लोगों को कटवा दिया, 30,000 लोगों का जनसंहार करवा दिया इन्होंने। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं चित्तौड़गढ़ को बर्बाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ को बर्बाद कर दिया तो अब यहाँ पे बैठेगा मेरा बेटा खिजर खा और इसको आजाद करेगा और चित्तौड़गढ़ का नाम पड़ेगा खिजराबाद। अब चित्तौड़गढ़ का अगला राजा कौन बैठा दे गया? खिज्जर खां। खिज्जर खां। तो खिज्जर खां बैठा दिया गया। अब चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी पे है? चित्तौड़गढ़ गंभीरी नदी पे है। लेकिन खिज्जर खां ने अगर अगर खिज्जर खां इधर शासन कर रहा है तो कुछ काम भी करवाएगा। तो खिज्जर खां ने क्या, गंभीरी नदी पे पुल बनाया। अब आप वैसे पूछ सकते हैं कि गंभीरी चित्तौड़गढ़ किला कौन सी नदी पे बना हुआ है?
तो हम बोल सकते हैं गंभीरी नदी पे। तो खिजर खान ने क्या पुल बनवाया। दूसरा, और मकबरे बनाए, मकबरे बनाए गए। भाई हिंदुओं में क्या होता है, जब कोई मर जाता है अक्सर तो उसकी याद में क्या बनाया जाता है, छतरी बनाया जाता है, छतरी बनाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, मकबरे बनाए जाते हैं। फिर बोला खिजर खान ने कि ठीक है, आप मेरे को जानते नहीं जानते, मेरे फादर को तो जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी को, तो उनके बारे में प्रशस्ति लिखाता है, मतलब प्रशंसा करवाता है। तो क्या प्रशंसा करवाता है कि जो खिजर का है मेरे फादर, वो है दूसरा सिकंदर है। जिस प्रकार सिकंदर ने अटैक करके राज किया था, उसी प्रकार बहुत सारी जगह में मेरे फादर ने भी अटैक करके राज किया। तो उनको बताता है, उनको उपाधि देता है, सिकंदर सामी की उपाधि देता है कि मेरा फादर दूसरा सिकंदर है। जिस प्रकार सिकंदर ने कई जगह पे राज किया था, उसी प्रकार मेरा फादर दूसरा सिकंदर सामी है, जिन्होंने कई जगह राज किया। ईश्वर की छाया है, उन्होंने बताया कि खिजर खान ने लिखवाया कि ईश्वर की छाया मेरे फादर है, संसार रक्षक है। और क्या है, संसार का रक्षक है, कि मेरा फादर संसार की रक्षा करता है। ये हो गया। तो इस प्रकार खिजर खान ने लिखवाया किसके बारे में, दूसरा सिकंदर सामी अपने फादर के बारे में। ईश्वर की छाया मेरे फादर है, जो संसार का रक्षक है। अब हम ये सब कहानियां पढ़ रही हैं, कहाँ लिखी हुई है। एक इतिहासकार है, वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें देखा वर्णन कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों को हटाया और बड़ा मजा आया। तो उस इतिहासकार का क्या नाम है, अमीर खुसरो। तो नाम सुना ही होगा। तो अमीर खुसरो अपनी कौन सी बुक में लिखता है, खजाइन खजाइन उल फतह, जी में अटकेगा, खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह में लिखता है कि 30,000 जनता को अलाउद्दीन खिलजी कटवाता है, हमें बड़ा मजा आता है। इस प्रकार वो बोलता है कि मैं अपनी आंखों से देखा हुआ वर्णन कर रहा हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, जो खिजर खान ने गंभीरी नदी पे पुल बनाया, मकबरे बनाए, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। एक 1325 का दाइबी पीर का, दाइबी पीर दरगाह है, इनके पूजा करने का स्थान। तो एक अभिलेख मिला हमारे को 1325 में, दैबी पीर की दरगाह है। तो उसमें लिखा है कि खिजर खान चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके खिजर खां के नाम से खिजराबाद कर दिया गया। और खिजर खान ने गंभीरी नदी पे पुल बनाया, खिजर खान ने मकबरा बनाया, और फिर खिजर खां ये सब लिखाता है कि मेरे फादर दूसरा सिकंदर सामी है, मेरे फादर ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक है। इस प्रकार वो 1325 की दाइबी पीर की दरगाह के अभिलेख में यह सब कुछ लिखवाता है। उसके बाद में हम दो इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आ गया अपना अमीर खुसरो है। दूसरा आ गया, इसका एक पुस्तक लिखता है, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। ये फारसी लैंग्वेज में है, तो थोड़ा जीभ में अटकेगा। तो 3 बार बोलो, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, नाम आ जाएगा। दूसरा इसका नाम एक और था, तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई, इसका मतलब है तारीख यानी इतिहास, ए अलाई मतलब अलाउद्दीन का इतिहास। तो इस पुस्तक में जो खजाइन उल फतूह या तारीख ए अलाई है, इसमें अमीर खुसरो लिखाता है कि 30,000 लोगों का जनसंहार करवाता है। मैं अपनी आंखों से देखा हुआ वर्णन करता हूं। इस प्रकार 30,000 लोगों को कटवाया था और बड़ा मजा
आया था। इस प्रकार अमीर खुसरो भाई इसी का इतिहासकार था, तो ये लिखेगा। तो इस प्रकार खजाइन उल फुतूह पुस्तक में ये सब कुछ लिखा है। उसके बाद में अगला इतिहासकार आता है मलिक मोहम्मद जैसी। ये लिखता है पद्मावत। कब लिखता है? 1504 में अवधी भाषा में। अगला इतिहासकार आता है मलिक मोहम्मद जायसी। 1504 में पद्मावत लिखता है कविता अवधी भाषा में। अब आगे क्या हुआ कि ये पद्मावत कविता लिखता है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये क्या है? एक्चुअल में है तो कविता ही है। पद्मावत क्या है? कविता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस जो कविता है इसको धीरे धीरे क्या हुआ कि जो और इतिहासकार थे वो भी मानने लगे। तो इसी पद्मावत से नाम लेके, इधर से यह नाम लेके जोड़ जाड़ के अपना इतिहास बताने लग गए कि इस प्रकार हुआ था। लेकिन इनमें एक इतिहासकार था तो इस बात को नहीं मानता था कि पद्मावत इस प्रकार इतनी सुंदर थी, इस प्रकार रतन सिंह गया था। ये चीज, इन चीजों को नहीं मानता। अक्सर हम भी नहीं मानेंगे, आज तक हम भी नहीं मानते कि एक कहाँ श्रीलंका साउथ में एक इतिहासकार को कम से कम ये तो जलवायु को तो देखना था कि एक कहाँ श्रीलंका है, वहां की जलवायु देखो, वहां के हमने क्या क्रिकेटर नहीं देखे कितने किस टाइप के कलर के थे, क्या हमने नहीं देखे? तो कम से कम इतिहासकार को जलवायु का तो देखना था। और उसके बारे में वर्णन कर रहा है फिर पद्मिनी के बारे में, बोला वो पानी पीती है तो गले से दिखता है, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, ऐसा ऐसा वर्णन उसके बारे में करता है। तो इस कारण ये जो कविता थी इतनी फेमस हो गई कि हर कोई उसके बारे में तोड़ मड़ोड़ के इतिहास बताने जा रहा है, अपने हिसाब से इतिहास बता रहे थे। लेकिन इनमें एक इतिहासकार था जो इस चीज को बोलता है कि पद्मिनी इस प्रकार हुई थी कि इतनी सुंदर थी, यहाँ की थी, श्रीलंका की थी। बोला यह सब फर्जीवाड़ा है। वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण इसके बारे में बताता है कि यह सब कुछ फर्जीवाड़ा है। लेकिन ये अब भाई धीरे धीरे सब मानने लग गए कि ये तो इतिहास यही है। लेकिन लास्ट में जब ये कविता में लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी, बाद में बोलता है कि ये काल्पनिक है। मलिक मोहम्मद जायसी खुद भी बोलता है कि ये सिर्फ काल्पनिक है। अब ये कविता इतनी फेमस हो गई कि जो राजस्थान के स्रोत थे, राजस्थान के जो लिटरेचर थे, राजस्थान की जो ख्याति थी, राजस्थान की जो ख्याति थी, उन सबको भूल गए। उनका कोई लेना देना नहीं। उसमें पता चलता है कि पूगलगढ़ की एक राजकुमारी थी पद्मिनी। कहाँ की? पूगलगढ़ की। पूगलगढ़ की राजकुमारी थी पद्मिनी, पूनपाल बाटी की पुत्री थी। पूगलगढ़ की राजकुमारी थी पद्मिनी। तो उससे शादी हुई थी किसकी? रावल रतन सिंह की। इनके बारे में तो हमारे यहाँ राजस्थान में दोहे उनके बारे में बोले जाते हैं। तो वो इस प्रकार बोलते हैं कि पुगलगढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, पुगलगढ़ी पद्मिनी तू रानी सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़। तो दूसरा इस प्रकार हमारे तो राजस्थान में दूसरा हम देखें तो अगर किसी लड़की की सुंदरता का वर्णन करना हो या सुंदरता में किसी लड़की को सुंदर दिखाना हो तो अक्सर हमारे पुगलगढ़ की राजकुमारी से तुलना करते हैं, जो कहाँ की थी? बीकानेर की। बीकानेर में है पुगलगढ़। अभी पहले जैसलमेर में था, अभी पुगलगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। तो इस प्रकार हमारे तो आज भी किसी की सुंदरता की वर्णन करना होता है तो पुगलगढ़ की राजकुमारी से की जाती है। तो इस प्रकार जो मलिक मोहम्मद जायसी था तो वो कविता लिख रहा था। तो जो कविता को इतिहास मानने लग गया, जो कविता लिख रहा था तो उसमें उन्होंने पुगलगढ़ ही लिखा होगा। वो ठेठ बीकानेर के बॉर्डर से जाते यूपी जाते जाते पुगल को क्या कर दिया? पुगल को पुगलगढ़ का नहीं गया, पुगल को कर दिया क्या? सिंगल कर दिया। और सिंगल को
सिंगल को फिर सिंगल द्वीप कर दिया, फिर श्रीलंका कर दिया। तो इस प्रकार ये जो कहानियां हैं उनमें कुछ कहानियां हैं उनमें कुछ सच्चाई है नहीं। अब इसमें तो लास्ट में मोहम्मद जो मलिक मोहम्मद जायसी खुद भी बोलता है कि ये एक कविता है, और जो इसमें जो राजस्थान के स्रोत हैं, राजस्थान की ख्याति है, जो राजस्थान के लिटरेचर है, उससे जो हमारे को मिला उसमें कुछ सच्चाई लगती है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी नहीं लगती।